मेजर हैवी वेटेज कंपनीज के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। तो आज के वीकली मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिजल्ट आए हैं और कैसा ट्रेंड हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो आज का वीकली मार्केट आउटलुक शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले जो है वो हम ग्लोबल क्यूज को कवर करेंगे और फिर हम इंडियन मार्केट्स पे आएंगे। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जैसे कि हमें पता ही है कि यूएस और ईरान का जो वॉर है वो फिर से शुरू हो चुका है। और उसके वजह से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो थे वो फिर से एलिवेट हो चुके हैं। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को जो है वो ब्रेंट क्रूड फिर से 4% बढ़ गया है और $88 पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट में, और हमने जो है वो ब्रेंट क्रूड तभी देखा भी था। तब ब्रेंट क्रूड जो है वो $85 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी $88 के करीब ट्रेड कर रहा है। और उसने क्लोजिंग भी जो है वो 100 EMA के ऊपर दी है। तो अब जो है हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें जो है एक बड़ा सा अपमूव अगर ब्रेंट क्रूड के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन गई है। तो ये जो है ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो फिर से बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो फ्राइडे को ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के वजह से हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिकन मार्केट्स जो थे वो नेगेटिव में एंड हुए हैं, जर्मन मार्केट्स भी नेगेटिव में एंड हुए हैं, बल्कि चाइना और जापान मार्केट भी जो है वो नेगेटिव में ही एंड हुए हैं। बट इंडियन मार्केट्स जो थे वो अकेले ही ऐसे मार्केट थे जो पॉजिटिव में एंड हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजर कंपनीज जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आने वाला था। तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि मार्केट को ऐसा लगा, इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट को ऐसा लगा है कि ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे या काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छे आएंगे। इस वजह से हमारे मार्केट में एक पहले से ही एक अच्छा अपमूव देखने को मिला फ्राइडे को, या एक इंडिकेशन हम कह सकते हैं कि मार्केट ने हमें दे दिया था कि रिजल्ट जो है वो अच्छे आने वाले हैं। तो वैसे ही हुआ है। तो अभी हम जो है रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले रिलायंस के रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिलायंस का रिजल्ट जो है वो अच्छा हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू जो है क्वार्टरली रेवेन्यू 3 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। पहली बार ये एक अचीवमेंट है फॉर इंडियन कंपनी, एनी इंडियन कंपनी, और रिलायंस ने ये अचीव कर लिया है। प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा है, डिसेंट है। बट इसके अंदर एक कैच ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिट जब ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देख रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, तो उसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि लास्ट ईयर Q1 FY26 में रिलायंस के अंदर एक एक्सेप्शनल आइटम ऐड हुई थी कि उन्होंने अपना स्टेक बेचा था एशियन पेंट के अंदर और 9,000 करोड़ उसके ऐड हुए थे। अगर हम उसको निकाल के अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छा है। अगर वो नंबर को साथ में रख के देखते हैं तो प्रॉफिट जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। बट ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें कि मार्केट एक्सपेक्टेशन जो थे उसके हिसाब से रिलायंस के रिजल्ट जो है वो अच्छे ही देखने को मिले हैं। तो ये तो रिलायंस हो गया। अगर हम बैंक्स की बात करें तो 4 बैंक के रिजल्ट एक साथ आने वाले थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक। तो ये चारों बैंक में से कौन से बैंक का रिजल्ट सबसे अच्छा आया है, अगर सिर्फ यही अगर आप क्वेश्चंस मुझे पूछते हो तो मैं आपको कहूँगा कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है ये चारों बैंक में से। तो ऐसा क्यों? आईसीआईसीआई बैंक का जो रेवेन्यू पैट ग्रोथ था और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था उसका ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों ग्रोथ जो थे वो डबल डिजिट में हुए। तो ये जो है एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए कि अभी भी जो इतना ह्यूज बैंक है और डबल डिजिट ग्रोथ दे रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट जो है वो चारों बैंक में से काफ़ी अच्छा है। और अगर आप पूछो कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसा है, तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो है वो काफ़ी मीडियोकर, या हम कह सकते हैं कि इनलाइन है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरीली सरप्राइजिंग नहीं है। प्रॉफिटेबल तो अभी भी है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन और जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो सिंगल डिजिट में हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ठीक है, अच्छा ही रिजल्ट है, काफ़ी बुरा नहीं है। और कोटक और एक्सिस के बारे में भी अगर आप पूछते हो कि कोटक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट कैसे रहे हैं, तो वो भी जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे ही हमें देखने को मिले हैं। तो चारों बैंक में से रैंकिंग करनी होगी तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पहले पे रहने वाला है और एचडीएफसी बैंक जो लास्ट में रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आया है, रिजल्ट खराब नहीं आया है, रिजल्ट अच्छा है, इनलाइन ही है। ग्रोथ भी बैंक कर ही रही है, बट जो ग्रोथ है वो अब स्लो डाउन हो गई है, सिंगल डिजिट में हो गई, क्योंकि बैंक जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली बड़ा है। तो ये इतने बड़े बैंक के लिए हम अब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि डबल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें। बट ठीक है, देखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में एचडीएफसी बैंक कुछ इंप्रूव करता है या नहीं करता है, या हो सकता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डबल डिजिट ग्रोथ भी दे दे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करें कि ये पांचों जो ह्यूज बैंक्स थे और रिलायंस था उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, तो ओवरऑल तो हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मार्केट में। तो हो सकता है कि मंडे को जो है वो हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में।
तो अगर हम अभी कंपेयर करें कि ये वीक में हमें और कौन सी न्यूज़ देखने को मिली अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट, तो सबसे पहले तो हमें इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिला जो 3.48 आया था, सॉरी 4.38 आया था, नॉट 3.48, 4.38 हमें देखने को मिला था इन्फ्लेशन का डेटा। WPI का डेटा भी 9.9% के करीब देखने को मिला। तो दोनों मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए। WPI का डेटा तो अगर हम कंपेयर करें लास्ट 27 मंथ में तो सबसे हाईएस्ट आया है। तो ये जो दोनों चीज़ें थी वो नेगेटिव थी हमारे मार्केट के लिए, बट अर्निंग सीजन जो है वो अच्छा चल रहा है। तो अब ऐसा होने वाला है कि ग्लोबल मार्केट के खराब न्यूज़ और इंडियन मार्केट के अच्छे अर्निंग्स, ये दोनों के बीच में कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा मंडे में। क्योंकि मंडे को जैसे कि हमें पता ही, फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को पता ही कि ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव एंड हुए हैं, ब्रेंट क्रूड जो है वो बढ़ चुका है, यूएसडी आईएनआर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये हमारे नेगेटिव न्यूज़ हो गए। और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कंपनीज जो है मेजर हैवी वेटेज, उनका रिजल्ट अच्छा आया है। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में एक टग ऑफ वॉर हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि मंडे को हमारे मार्केट ओपनिंग के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें तो मार्केट ने फ्राइडे को तो इंडिकेशंस दे ही दिया था इतने अच्छे बुलिश और पॉजिटिव क्लोज होते हुए। तो यही जो रैली हमने फ्राइडे को देखा था, एक वन साइड अप मूव, क्या वो मंडे को कंटिन्यू होगा कि नहीं, वही हमें देखना है। रिजल्ट अच्छे हैं, ग्लोबल क्यूज बुरे हैं, तो देखते हैं कि इस टग ऑफ वॉर में मंडे को कौन जीतता है या आगे आने वाले दिनों में कौन जीतता है। अगर हम बात करें कि अभी और कौन से मेजर कंपनीज के रिजल्ट बाकी है, तो इन्फोसिस का रिजल्ट जो है वो बाकी है और इन्फोसिस का रिजल्ट जो है वो आने वाला है नेक्स्ट थर्सडे को। तो एक बार इन्फोसिस का रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे हिसाब से जो मेजर कंपनीज थे हैवी वेटेज, उनके रिजल्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और रिजल्ट सीजन तो शुरू ही है, तो स्मॉल कैप मिड कैप के तो काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट अभी जो है वो आते ही रहेंगे। तो उनके बारे में तो हम ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते हैं, बट इन्फोसिस का भी रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में एक बार देख लेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो देखते हैं कि आईटी सेक्टर जो है इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद जो ट्रेंड है, 2-3 दिनों से हमने देखा है कि आईटी सेक्टर ने थोड़ा रिकवरी दिया है टीसीएस के रिजल्ट के बाद। तो देखते हैं कि इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है हमें आईटी सेक्टर में। तो चलिए, ये तो थी सारी अर्निंग्स की बात है। एक बार चार्ट पे आके देख लेते हैं कि कैसी ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे मार्केट जो है वो 0.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है पूरे वीक में। और जैसे कि हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट साइडवेज ही मूवमेंट था। और ये जो 0.5% हमें देखने को भी मिल रहा है वो फ्राइडे की रैली की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये पूरे वीक में 0.5% का मूवमेंट निफ्टी ने दिया है। लेवल्स की भी अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल्स बनते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 24,600 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारे मार्केट्स जो है वो ऊपर नहीं जाएंगे। और मल्टीपल रेसिस्टेंस है, 24,400, 500 और 600, तीनों जो है वो मेजर रेसिस्टेंस है। क्योंकि 24,400 पे 200 ईएमए है, उसके बाद 24,500 जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल है, और 24,600 जो है वो रेसिस्टेंस है। तो 3 रेसिस्टेंस है कंटिन्यूसली। तो देखते हैं कि निफ्टी जो है वो इन रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं करती है। सपोर्ट की बात करें तो 24,000 जो है वो मेजर सपोर्ट है और 23,800 जो है वो मेजर सपोर्ट है। तो देखते हैं कि मंडे को इस टग ऑफ वॉर के में कौन जीतता है। तो निफ्टी के लेवल्स देख लिए हमने, एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं कि ये वीक बैंक निफ्टी जो है वो 0.8% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने भी पूरे वीक साइडवेज ही परफॉर्म किया था, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्राइडे की रैली की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो 0.8% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो फ्राइडे की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। एक मिनी रेसिस्टेंस है 58,500 के करीब, क्लोजिंग भी जो है वो वहीं पे है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करता है। बैंक्स के रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे आए, तो हो सकता है कि हमें 59,250 के जो रेसिस्टेंस है जो यहाँ पे हमने मार्क करके रखे हैं, हो सकता है कि उसको ब्रेक करके भी बैंक निफ्टी आगे जाएगी। पर देखते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि ग्लोबल क्यूज वर्सेस इंडियन अर्निंग्स का ये टग ऑफ वॉर है। तो देखते हैं कि मंडे को कौन जीतता है इस टग ऑफ वॉर में। सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के लेवल्स, सपोर्ट के लेवल्स मार्क करके ही रखे हैं 57,400 से लेकर 57,800 के। जब तक वो सस्टेन है तो हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक अपमूव ही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करते हैं। एक बार मैं आपको ब्रेंट क्रूड बता देता हूँ। देखिए, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो फ्राइडे को ऑलमोस्ट 4% जो है वो ब्रेंट क्रूड शॉर्ट अप हो गया है और $88 के अबाव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो नियरली 17% शॉर्ट अप हो चुका है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ग्लोबल मार्केट के लिए भी और इंडियन मार्केट के लिए भी।
तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करके रखे हैं जो है 94 के करीब। अब तो 100 ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिली है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 94 तक ब्रेंट क्रूड जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बट हाई प्रोबेबिलिटी है। जिस हिसाब से सेटअप बनता हुआ दिख रहा है हमें, हो सकता है कि 94 टच करे और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिले, या फिर वॉर के एंड से जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है तब तक हमें ब्रेंट क्रूड के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और ब्रेंट क्रूड के डॉलर्स अगर 94 को भी क्रॉस कर लेते हैं तो फिर ये जो अच्छी अर्निंग्स आई है वो कुछ भी मैटर नहीं करेगी, हमारे मार्केट गिरेंगे ही गिरेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में एक टग ऑफ वॉर होने वाला है। ग्लोबल क्यूज जो ऑलरेडी खराब है और इंडियन क्यूज जो अब अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह का डेटा तो खराब ही है हमारा, बट अर्निंग्स जो है वो कंपनीज की थोड़ी अच्छी देखने को मिली है, तो वो एक ही पॉजिटिव है अभी के लिए हमारे मार्केट में। तो ब्रेंट क्रूड देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करता है। एक बार यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर को पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए तो ये वीक में जो रुपी है वो नियरली 0.9% जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे मार्केट के लिए, और हमने ये वीक में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था यूएसडी आईएनआर के अंदर। उसने 95.80 के लेवल्स जो थे वो ब्रेक कर दिए थे। तो हमने बोला भी था कि 96.5 से लेकर 97 तक हाई प्रोबेबिलिटी है कि रुपी जो है वो जा सकता है। अगर रुपी ने ऑल टाइम लो 97 का लगाया तो ये भी हमारे मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ होगी, तो हमें एक गिरावट और देखने को मिल सकती है इसके वजह से। क्योंकि अगर हम देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में कंपेयर करें हमारे मार्केट में, तो नेगेटिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और पॉजिटिव जो है वो बहुत ही कम है। तो देखते हैं कि जो कम पॉजिटिव्स है वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हमारे मार्केट में। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें कि आगे आने वाले वीक में हमें कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमारा जो है वो मेन फोकस रहेगा मंडे को। मंडे के बाद हम देखेंगे कि हमें कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना है कि नहीं करना है, क्योंकि बैंक्स के रिजल्ट आए और रिलायंस का रिजल्ट आया है। रिलायंस जो है वो निफ्टी में हैवी वेटेज है और बैंक्स जो है वो सारे के सारे बैंक निफ्टी में वेटेज हैवी रखते हैं। तो हमें यही देखना है कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। फिर चाहिए तो आगे आने वाले वीक में हम देख लेंगे कि अगर कोई सेक्टर अच्छा लगा तो उसके ऊपर भी हम फोकस कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ एफ आई डी आई एस की कि ये वीक उन्होंने क्या किया था, तो एफ आई आई ने अराउंड 9,000 करोड़ की सेलिंग की है और डी आई आई ने अराउंड 9,800 करोड़ के करीब की बाइंग की है। तो जो था वो वैसे ही चल रहा है, एफ आई आई जो है वो सेलर ही है और डी आई आई जो है वो बायर ही है। तो देखते हैं कि ओवरऑल नेक्स्ट वीक में भी हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इन दोनों के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा वीकली मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि ग्लोबल क्यूज़ जो है वो अच्छे नहीं है हमारे मार्केट के लिए, और अर्निंग्स जो है वो अच्छी देखने को मिली है। तो देखते हैं कि इस टग ऑफ वॉर में हमें मंडे को कैसे मार्केट में ओपनिंग देखने को मिलती है और कैसे ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। तो चलिए यही थी हमारी वीकली मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम फिर से मंडे मिलेंगे प्री मार्केट आउटलुक के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।